हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कुंडा एजुकेशन पॉइंट में। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग भूगोल की शुरुआत कर रहे हैं। यह भूगोल की पहली क्लास है, तो आज हम लोग बात ये करेंगे कि वास्तव में भूगोल की शुरुआत कैसे हुई, भूगोल का मतलब क्या होता है, अब भूगोल के अंतर्गत हम लोग किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिल्कुल शुरुआत से बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान समय में जितने भी विषय हैं, पहले वह कभी न कभी दर्शन शास्त्र की एक शाखा हुआ करते थे और अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा इन शाखाओं को एक नए विषय के रूप में सृजित कर दिया गया, जिससे अलग अलग विषयों की उत्पत्ति हुई। इसका मतलब ये है कि वर्तमान समय में जितने भी विषय हैं, उनकी उत्पत्ति कहीं न कहीं दर्शन शास्त्र से ही हुआ है। इसलिए दर्शन शास्त्र को सभी विषयों की जननी कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि भूगोल की भी जो उत्पत्ति हुई है वह दर्शन शास्त्र से ही हुई है। तो यह बात बिल्कुल सही है कि भूगोल की भी जो उत्पत्ति हुई है वह दर्शन शास्त्र से ही हुई है। अब कैसे हुई है, इस पर बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम था हिकेटियस। हिकेटियस ने ही सबसे पहले भौगोलिक तथ्यों को क्रमबद्ध करने का कार्य किया और इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जस पीरियोडस में सबसे पहले भौगोलिक तथ्यों को क्रमबद्ध करने का कार्य किया। कहने का मतलब यह है कि दर्शन शास्त्र में ही जो भौगोलिक तथ्य कहीं यहाँ पर थे, कुछ यहाँ पर थे, कुछ यहाँ पर थे, तो उन्हीं को एक जगह पर करने का कार्य जो किया गया था, सबसे पहले वह हिकेटियस के द्वारा किया गया था। इसलिए हिकेटियस को भूगोल का पिता या भूगोल का जनक कहा जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अभी भी भूगोल विषय की उत्पत्ति नहीं हुई थी, जियोग्राफी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। ठीक है, और धीरे धीरे समय बीतता गया और आगे जैसे जैसे समय बीतता गया तो एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम था इरेटोस्थनीज। और इरेटोस्थनीज ने ही सबसे पहले जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया और जियोग्राफी शब्द का प्रयोग करने के बाद उन्होंने ही सबसे पहले भूगोल को एक नए विषय के रूप में सृजित करने का कार्य किया। चूँकि इरेटोस्थनीज ने ही भूगोल को एक नए विषय के रूप में व्यवस्थित करने का कार्य करते हैं, इसलिए इरेटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है या व्यवस्थित भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ें लिखा गया है। ध्यान दीजिएगा कि सभी विषयों की जननी किसे कहा जाता है, दर्शन शास्त्र को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सभी विषयों की उत्पत्ति जो हुई है वह दर्शन शास्त्र से ही हुई है। ठीक है, दूसरे नंबर पर लिखा गया है भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो भूगोल का पिता जो कहा जाता है वह हिकेटियस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हिकेटियस ने सबसे पहले भौगोलिक तथ्यों को क्रमबद्ध करने का कार्य किया था। ठीक है, उसके बाद लिखा गया है किस में किया था, तो जस पीरियोडस में किया गया था। उसके बाद लिखा गया है जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो वह किया गया था इरेटोस्थनीज के द्वारा। और इरेटोस्थनीज ने ही भूगोल को एक नए विषय के रूप में सृजित करने का कार्य किया था या व्यवस्थित करने का कार्य किया था। इसलिए इरेटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। अब बात ये करते हैं कि इरेटोस्थनीज ने जियोग्राफी शब्द का ही प्रयोग क्यों किया, किसी अन्य शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया। जियोग्राफी का वास्तव में मतलब क्या होता है, तो यहाँ से समझिएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो जियोग्राफी शब्द है यह वास्तव में दो शब्दों से मिलकर बना है और ये शब्द है, एक है जियो और एक है ग्राफी। जियो का मतलब ये होता है अर्थ, या कह सकते हैं जियो का मतलब होता है पृथ्वी। ठीक है, और ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, या कह सकते हैं ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। ठीक है, इसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इरेटोस्थनीज ने जियोग्राफी शब्द का ही प्रयोग इसलिए किया क्योंकि इसके अंतर्गत किसका वर्णन किया जाता है, तब पृथ्वी का वर्णन किया जाता है। ठीक है, इरेटोस्थनीज ने जियोग्राफी शब्द का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जिसमें पृथ्वी के बारे में वर्णन किया जाता है। यदि हिंदी शब्द के अनुसार भी देखें तो यहाँ पर लिखा गया है भूगोल। भूगोल का मतलब यह है कि यह एक ऐसा विषय है जिसमें भू का मतलब ये होता है पृथ्वी, अगोल का मतलब ये होता है गोलाकार। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम लोग चाहे हिंदी में देखें भूगोल, चाहे अंग्रेजी में देखें जियोग्राफी, दोनों का एक ही मतलब होता है कि यह एक ऐसा विषय है जिसमें गोलाकार या कह सकते हैं पृथ्वी का वर्णन या पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब ये है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि भूगोल के अंतर्गत हम लोग किन चीज़ों का वर्णन करते हैं या किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि भूगोल के अंतर्गत हम लोग जो है ये जो गोलाकार पृथ्वी है, इसी गोलाकार पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये जो गोलाकार पृथ्वी है, इसी गोलाकार पृथ्वी के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वह किसके अंतर्गत किया जाता है, तो वह भूगोल के अंतर्गत किया जाता है।
कि इस गोलाकार पृथ्वी की सतह पर क्या है, इस गोलाकार पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, इस गोलाकार पृथ्वी के ऊपरी भाग में क्या है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन जो किया जाता है वह भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, और इस पृथ्वी में भी बात करें, इस पृथ्वी में भी बात करें तो इस पृथ्वी को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक को कहा जा सकता है महासागर या ओशियन, और एक को बांटा जा सकता है महाद्वीप या कॉन्टिनेंट। ठीक है, इस पृथ्वी को दो भागों में बांटा जा सकता है, महासागर एवं महाद्वीप। इसके लगभग 70.8% भाग पर हमारा महासागर विद्यमान है और बचे हुए 29.2% भाग पर हमारा महाद्वीप विद्यमान है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं महाद्वीप कैसा भाग है, तो ये स्थलीय भाग है। इसका मतलब ये है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पृथ्वी के 29.2% भाग पर महाद्वीप विद्यमान है, या कह सकते हैं स्थल विद्यमान है। और महाद्वीपों की संख्या कितनी है, तो ये है 7। और ये भी कह सकते हैं कि पृथ्वी के 70.8% भाग पर महासागर विद्यमान है। और महासागर क्या है, तो यह एक जलीय भाग है। इसका मतलब ये है कि कह सकते हैं 70.8% भाग पर जल विद्यमान है। और महासागरों की संख्या की बात करें तो ये है 5। इसका मतलब ये है कि हम लोग जो भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें भी ये देखेंगे कि वास्तव में ये भूगोल के अंतर्गत ये पूरा का पूरा 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही साथ ये 5 महासागर जो है इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ इस पृथ्वी की सतह पर और क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में भी पढ़ेंगे। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के भी बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ पृथ्वी के ऊपरी भाग में क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल के अंतर्गत पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि इस पूरे के पूरे भूगोल में क्या पढ़ेंगे, तो इस पूरे के पूरे गोलाकार पृथ्वी के बारे में ही हम लोग भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि ये 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं और ये 5 महासागर कौन कौन से हैं, इनकी लोकेशन कहाँ पर है, किसके पूरब में क्या है, किसके पश्चिम में क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये विश्व के 7 महाद्वीप एवं 5 महासागर बन गए हैं। इसकी लोकेशन आप लोग देख सकते हो। ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। और ये वाला भाग जो है विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप है। और ये वाला भाग विश्व का 6ठा सबसे बड़ा महाद्वीप यूरोप महाद्वीप है। और ये वाला भाग जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा महाद्वीप, या कह सकते हैं सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये तो हो गए विश्व के 7 महाद्वीप। अब हम लोग देख लेते हैं 5 महासागर। तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला भाग जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। उसके बाद ये वाला भाग जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर है। उसके बाद ये वाला भाग जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर है। चौथे नंबर पर ये अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर जो जलभराव की स्थिति पाई जाती है इसी को कहा जाता है अंटार्कटिका महासागर। दक्षिण में है तो इसी को दक्षिणी महासागर भी कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये उत्तर में आर्कटिक महासागर है और ये विश्व का 5वां या सबसे छोटा महासागर है। चूंकि यह उत्तर में है तो इसी को उत्तरी महासागर भी कहा जाता है। तो ये हम लोगों ने देखा कि 7 महाद्वीप एवं 5 महासागर कहाँ कहाँ पर हैं, किस महाद्वीप के पूरब में क्या है, किस महाद्वीप के पश्चिम में क्या है, किस महासागर के पूरब में क्या है, किस महासागर के पश्चिम में क्या है। इस चीज़ को आप आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, 1 से 2 बार आप अपने दिमाग में इस चित्र को बनाइएगा ताकि ये चीज़ें आपको आसानी से याद हो। ठीक है, अगर ये चित्र आप बनाना नहीं जानते हो तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ कि विश्व का मानचित्र कैसे बनाएं, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। वहाँ पर मैंने काफ़ी आसानी से बताया था कि कैसे आप विश्व का मानचित्र बना सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ये देखा कि वास्तव में भूगोल की शुरुआत हुई कैसे बस। और बाकी अगली क्लास से हम लोग पूरा का पूरा एक सिलेबस शुरू कर देंगे और उसी के अनुसार हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर बजा दीजिएगा। धन्यवाद।